हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक काल के कुछ और 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये आज हमारा पार्ट 12 है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो इसका आंसर है यजुर्वेद से आपको यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। चलिए, यजुर्वेद जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यजुर्वेद की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वैदिक युग की शासन प्रणाली कैसी थी। वैदिक युग की शासन प्रणाली थी ये कैसी थी। वंशानुगत राजतंत्र था वहाँ, ऑप्शन बी निरंकुश था, ऑप्शन सी प्रजातंत्र था, या ऑप्शन डी गणतंत्र थे। तो वहाँ की जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी, गणतंत्र थी। ऑप्शन डी सही है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी भारतीय धर्म की आरंभिक विचारधारा है। कौन सी भारतीय धर्म की आरंभिक विचारधारा है। ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा योग, ऑप्शन सी मीमांसा, और ऑप्शन डी जो है ये यहाँ छप गया, ये यहाँ आना चाहिए था, ये ऑप्शन डी है योग। ठीक है, ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा, ऑप्शन डी योग। चलिए बताइए। तो इसका आंसर है सांख्य, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सांख्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है, वह कौन सी दस्तकारी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। वह कौन सी दस्तकारी जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। ऑप्शन ए मृदभांड, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, ऑप्शन डी लुहारगिरी। तो वह कौन सी दस्तकारी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, वो कौन सी थी, लुहारगिरी थी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लुहारगिरी। आप इसको नोट कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना और इम्पोर्टेंट लगा लेना। चलिए, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। दूसरे से 7वें मंडल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पहले से 6वें मंडल तक, ऑप्शन सी तीसरे से 8वें मंडल तक, ऑप्शन डी चौथे से 9वें मंडल तक। चलिए बताइए। तो इसका है गोत्र मंडल और वंश मंडल जो कहा जाता है वो दूसरे से 7वें मंडल तक के जितने मंडल हैं उनको क्या कहा जाता है, वंश मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, ऑप्शन ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, पहले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लेते हैं। ऋग्वेद के दूसरे मंडल को गुप्त घृत संवद भी कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल को घृत संवद भी कहा जाता है, ये नोट कर लेना आप। ऋग्वेद के दूसरे मंडल में 43 भजनों का संग्रह है। तो 43 भजनों का संग्रह जो मुख्य रूप से अग्नि और इंद्र देवता को समर्पित हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है जितने भी हैं। जादुई माया और वशीकरण का किस वेद में
वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में? चलिए बताइए। इसका है वशीकरण और जादू माया अथर्ववेद में बताई गई है। आप इसको नोट कर लेना, ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद मंत्रों में अद्भुत शक्तियाँ, आध्यात्मिकता की अवधारणाओं, यंत्र टोटके और वर्तमान जीवन के विभिन्न पहलुओं का विवरण होता है। तो इसमें क्या बताया गया? अद्भुत शक्तियाँ हैं, आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिकता की अवधारणा है, यंत्र के बारे में बताया गया है, टोटके के बारे में बताया गया है, और वर्तमान जीवन में विभिन्न पहलुओं का विवरण होता है। ठीक है। अथर्ववेद में विज्ञान के बारे में, आयुर्वेद, ज्योतिष शास्त्री, गणित, रसायन, संगणक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और भूत प्रेतों का ज्ञान भी इसमें शामिल है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है ये। इससे पूछा जाता है कि कौन कौन से विषय इसमें शामिल हैं, अथर्ववेद में किस किस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको आप इम्पोर्टेंट करके लगा लेना। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 10 हैं? तो इसका आंसर है ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पूरे सारे जितने मंडल हैं आप इनको नोट कर लें, तो ये पूछे जाते हैं मंडल, जितने मंडल हैं। चलिए तो पहला, ऋग्वेद के प्रमुख मंडल इस प्रकार हैं। पहला मंडल है, पहला मंडल को अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखा है। दूसरे मंडल को इसकी रचना गृत्समद ने की थी। तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं, ये पूछा जाता है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस मंडल में अग्नि, इंद्र, सावित्री के अलावा अन्य देवताओं की स्तुति का वर्णन भी मिलता है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, तीसरे मंडल के बारे में। चलिए नेक्स्ट मंडल देखते हैं। चौथा मंडल जो है, इस मंडल के रचयिता वामदेव हैं। इस मंडल में 58 भजन है, 58 भजन है, जो मुख्य रूप से अग्नि और इंद्र के लिए हैं। तो चौथा मंडल है। पांचवा मंडल जो है, इस मंडल के रचयिता अत्रि हैं। तो ये जो मंडल हैं उनके रचयिता बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। छठवें मंडल भारद्वाज हैं, इसके रचयिता। इसमें 75 भजन हैं। छठवें मंडल के जो रचयिता हैं ये भारद्वाज हैं, और इसमें 75 भजन जो अनेक देवी देवताओं को समर्पित हैं। ठीक है। चलिए सातवें मंडल के बारे में जान लेते हैं। सातवां मंडल वशिष्ठ, इसके जो रचयिता हैं वशिष्ठ हैं, और ये सातवां मंडल पूछा गया है क्योंकि इस मंडल में सुदास और 10 राजाओं के बीच हुए युद्ध का भी वर्णन है, जो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट मंडल है, पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आप इसको अच्छे से मार्क कर लेना। इस मंडल में सरस्वती नदी का भी उल्लेख मिलता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस मंडल में सरस्वती नदी का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, पूछा जाता है, तो 7वां मंडल में मिलता है। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए 8वें मंडल कण्व अंगिरस, कौन है इसके रचयिता? कण्व अंगिरस हैं। इस मंडल में 103 भजन है। कितने भजन है? 103 भजन है। ये भजन विभिन्न देवताओं को समर्पित है, जिसमें मुख्य रूप से कौन कौन से देवता हैं? इंद्र हैं, अग्नि हैं, अश्विन हैं, मरुत हैं, और आदि देवता भी इसमें शामिल है। तो 8वां मंडल है। 8वें मंडल के रचयिता कण्व अंगिरस हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए 9वां मंडल देखते हैं। 9वें मंडल अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखा है। ये मंडल मुख्यतः सोम, एक पेय पौधा है जो को समर्पित है, इसलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 9वां मंडल ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना। 10वां मंडल अनेक ऋषियों ने मिलकर लिखा है। 10वें मंडल में औषधि सूक्त के बारे यानी दवाओं का भी वर्णन मिलता है। तो 10वां मंडल भी इम्पोर्टेंट है कि औषधि सूक्त और दवाओं का वर्णन किस
मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इसे कौन सा मंडल है? 10वां मंडल है। तो ये सारे जितने भी मंडल हैं 10 मंडल, इसको मैंने अच्छे से नोट करवा दिए और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एग्ज़ाम से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्र से? तो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आर्य आए थे, ऑप्शन बी। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आगे आगे ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको और इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कौन से वेद अंशतः गद्य रूप में रचित हैं? कौन से वेद अंशतः गद्य रूप में रचित हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो कौन से वेद अंशतः गद्य रूप में है? यजुर्वेद है, ऑप्शन सी। कौन से हैं? ऑप्शन सी। इसको नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में? तो किसमें मिलता है? अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया, उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार करके इम्पोर्टेंट लगा लेना। सभा है, समिति है, विदत है, परिषद है? तो ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? विदत है। कौन सी है प्राचीनतम संस्था? विदत, ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विदत क्या है? विदत एक जनजातीय सभा थी। यह सभा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य मामलों में निर्णय लेने के लिए प्रयोग की जाती थी। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। विदत एक जनजातीय सभा थी और ये सभा थी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सैन्य मामलों का निर्णय लेने के लिए प्रयोग की जाती थी। इसमें महिलाओं की भी भागीदारी होती थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदत में महिलाओं को भी भागीदारी होती थी। और विदत आर्यों की सबसे प्रारंभिक जनसभा होती थी। ठीक है, अब इसको अच्छे से तीनों पॉइंट्स को नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण है या पंचवीज ब्राह्मण है? तो इसमें से ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण है। कौन है? शतपथ ब्राह्मण जो है सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि शतपथ ब्राह्मण को 100 मार्गों का ब्राह्मण भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, शतपथ ब्राह्मण को 100 मार्गों का ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है, यह शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। किस यजुर्वेद का? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में आई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक काल में अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है या क्या अर्थ था? उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी से विवाह, निम्न वर्ण का नारी का उच्च वर्ण के पुरुष से विवाह, उच्च वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की नारी से विवाह, निम्न वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी से विवाह। तो इसका आंसर है उच्च वर्ण के जो पुरुष थे वो निम्न वर्ण की नारी के साथ क्या करते थे? विवाह करते थे। उसको क्या कहा जाता था? अनुलोम विवाह कहा जाता था। उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, पूछा गया एग्जाम में अनुलोम विवाह का क्या अर्थ था, इसको भी इम्पोर्टेंट लगा लेना आप।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ था? उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी से विवाह, उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह की करती थी, उच्च वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण की नारी से विवाह, या निम्न वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह हो जाता था। तो प्रतिलोम विवाह क्या था? उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ क्या करती थी? विवाह करती थी, जिससे क्या करता? प्रतिलोम। ये दोनों पूछे गए हैं, लोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वैदिक युग में यव क्या था? वैदिक युग में यव क्या था? ये नहीं है कि वैदिक युग में यव क्या था। चलिए बताइए। गेहूं, जौ, चावल, इनमें से कोई नहीं। तो यव क्या था? जौ था, ऑप्शन बी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके थोड़े। किसी भी प्रकार के अनाज के लिए वैदिक काल में जौ को यव कहा जाता था। तो यव क्या था? जौ था, एक फसल थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चावल, गेहूं, जौ, कपास। तो व्रीहि जो था ये चावल के लिए प्रयोग किया जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? चावल के लिए। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है ये, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, स्तुति, दर्शन, यज्ञ। तो अथर्व का जो अर्थ है ये क्या है? एक मिनट। चलिए, तो अथर्व का अर्थ क्या था? अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू, स्तुति, दर्शन, यज्ञ। क्या था? पवित्र जादू था, ऑप्शन ए। ये भागवत गलत छप गया, इसका है पवित्र जादू। आप लिख लेना या नोट कर लेना। अथर्व का अर्थ क्या था? पवित्र जादू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे, कालिदास थे, चरक थे, कौटिल्य थे। तो कौन से थे अष्टाध्यायी के लेखक? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर लेना, पूछा गया है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे, ऑप्शन ए, पाणिनि थे। आप इसको नोट कर लेना। चलिए पाणिनि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। यह एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है जो पाणिनि ने लिखा था। पाणिनि ने अष्टाध्यायी किसमें लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था, और ये एक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ था। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए, और इसकी रचना जो हुई थी 8वीं ईस्वी में की गई थी। ये भी आप नोट कर लेना, डेट पूछी जाती है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आदि महाकाव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि महाकाव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को, महाभारत को, गीता को, या इनमें से कोई नहीं? ए, रामायण। रामायण, ठीक है। आप इसको ऐसे नोट कर लेना, ऑप्शन ए, रामायण इसका सही आंसर है। आदि महाकाव्य की संज्ञा जो दी थी वो रामायण को दी जाती थी। चलिए, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ 20 सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसी अगर वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर पर्टिकुलर टॉपिक में चाहिए तो आप मेरे को उसको भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। चलिए, होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।